नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ सर, आपकी वॉइस भी कट रही है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2, जो कि आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, ठीक है, इस ये आपकी 100 मार्क्स की आती है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इंसिडेंटल देयर टू ये स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इसमें आपका भाई सेक्शन 4 तक कल कंप्लीट करा दिए थे। उसके पहले के सारे सेक्शन लाइक भाई आपका सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, ये सारा सब कुछ हमने उसके पहले सेशन में करा दिए थे, ठीक है। कल के सेशन में हमने कराया था सेक्शन 4। आई होप कि आपने सेक्शन 4 अच्छे से पढ़ा होगा, घर पे रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, सेक्शन 5 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 5 है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5, ठीक है। चलो, तो सेक्शन 5 में आपका एक्चुअली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन इंटरनल रूल्स। देखो बेटा, आप ये जानते हो कि जो एमओए होता है, एओए होते हैं, ये आपके क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। कैसे, ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एमओए के अंदर कंपनी के सारे क्लॉज डिस्क्लोज किए जाते हैं। मैंने जैसे बताया था, नेम क्लॉज, ठीक है, स्टेट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नोमिनेशन क्लॉज, ये सारे के सारे क्लॉज को डिटेल्स में डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद ये एमओए क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील करने आता है तो एमओए को अच्छे से कंप्लीट पढ़े, समझे, फिर कंपनी से डीलिंग करने आए, ठीक है ना। और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसे जरूरत नहीं है कि आप मतलब कि कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो तो एओए आपको पता हो, एओए के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता हो, ये जरूरी आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है ऑफ द कंपनी। इट इज complementary to memorandum and together give effect as a charter of the company। मतलब complementary to memorandum and together give effect as a charter of the company। articles establish a contract between the company and members। मतलब कि कंपनी और मेंबर के बीच कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एंड बिटवीन द मेंबर्स इंटर सी, this contract governs the ordinary rights and obligations incidental to membership in the company। Section 5 of the Companies Act 2013 and Rules 2000, Rule 10 and 11 of the Companies Rule 2014 seek to provide the content and model of articles of association। The provisions are state below। भाई इसके प्रोविजंस इसमें क्या दे रखे हैं, स्टेटेड किए हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये अब हम डिटेल्स में सारा सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंटेंट्स के एंड मैटर टू बी इंक्लूडेड, सबसेक्शन 1 and 2। द आर्टिकल ऑफ कंपनी सेल कंटेन, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, देखो। द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, ऑफ द कंपनी, मतलब मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, डिस्क्लोज किए जाते हैं, ओके। चलो, सच मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड रूल 11 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 रिफर टू द मैटर स्पेसिफाइड इन मॉडल फॉर्म्स गिव अंडर शेड्यूल 1 टू द
Act. Okay. However, a company may also include such additional matters. ठीक है ना, मतलब कि इसके अंदर और एडिशनल मैटर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं. इट्स आर्टिकल एज में बी कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट. ओके, कह रहा है कि a company may also include such additional matters. Okay, in its article as may be considered necessary for its management. मतलब कि आर्टिकल्स के लिए जो जरूरी है वो सारे मैटर्स, और अगर आपके मैनेजमेंट में कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है ना. प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट. देखो, सब सेक्शन 3 to 5 प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट क्या कह रहा है कि इंट्रेंचमेंट इज द chronic or deep rooted fact of the attitude, habit or belief that is formally established and accustomed, therefore it become difficult. ये क्या है? डिफिकल्ट है. आर अनलाइकली टू चेंज. टू इलिस्ट्रेट, men don't cry. ठीक है ना. चलो, इंट्रेंचमेंट मेक बी पॉसिबल फॉर प्रोसेस एज वेल एज प्रोड्यूसर इन बोथ वे दैट प्रोसेस आर सो वेल established it become difficult to change them or make process of change so rigid that process become well established. Student, here we are studying the word entrenchment with sense of making the process of alteration of in articles. मतलब entrenchment का मतलब है कि मेकिंग द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स मोर डिफिकल्ट. ओके बेटा, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप जल्दी क्या नहीं कर सकते हो, अल्टर नहीं कर सकते हो. ठीक है, इन ऑर्डर टू एनहेंस द प्रोटेक्शन. मतलब इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है. मान लो कि भाई आप क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं करते हो, मतलब मैनेजमेंट बाद में अब उसको अल्टर कर दिए उस अपने अकॉर्डिंग. गलत बात है ना भाई. इससे क्या होगा, जो कंपनी से डीलिंग करने आएगा उसका नुकसान होगा. यूजुअली एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन. यदि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करना है, अल्टर्ड कराना है, तो आपको क्या करना होगा, स्पेशल रेजुलेशन को पास करना होगा. बट इंट्रेंचमेंट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू चेंज द आर्टिकल्स. मतलब ये डिफिकल्ट तो है चेंज करना. इन मैनर स्पेसिफाइड अहेड. ठीक है ना, इसे चेंज करने के मैनर को प्रिस्क्राइब किया गया है. कैसे आप चेंज कर सकते हो, आर्टिकल में कंटेंट प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट सबसेक्शन 3. द आर्टिकल्स में प्रोवाइड द दैट स्पेसिफिक प्रोविजन कंटेन इन इट में बी अल्टर्ड. मतलब जो आर्टिकल के अंदर स्पेसिफाइड प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं उससे क्या किया जा सकता है, अल्टर्ड किया जा सकता है. ओनली इफ कंडीशन दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव. ठीक है ना, एंड हार्डर देन दोज अप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रेजुलेशन आर मीट आर कंपाइल्ड विद. ओके बेटा, मतलब क्या है कि आप जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को क्या कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो. आपके पास कंडीशंस है, ठीक है ना, मोर रिस्ट्रिक्टिव एंड हार्डर है वो, दैट दोज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्पेशल रेजुलेशंस. जब आप स्पेशल रेजुलेशन पास करेंगे तभी ये सारे के सारे मीट होंगे और कंपाइल्ड होंगे. ओके, मैनर ऑफ inclusions of the entrenchment provision subsection 4. The provision for entrenchment shall only be made either ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. मतलब क्या है कि आपका जो इंट्रेंचमेंट ऑफ प्रोविजंस है इसे कब बनाया जा सकता है, जब कंपनी का फॉर्मेशन होगा तब. बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स एग्री टू, या फिर आप अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर रहे हो उस टाइम. बट एग्री कौन कौन होना चाहिए, बाय ऑल द मेंबर, एग्री टू by all the members of the company in the case of private company and special regulation in the case of public company. ओके बेटा, चलो समझ में आया. टाइमिंग ऑफ इंट्रेंचमेंट
एट फॉर्मेशन आप कर सकते हो, आफ्टर कम्स इन एग्जिस्टेंस भी कर सकते हो। भाई आप अमेंडमेंट के टाइम आर्टिकल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अल्टर्ड कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल को अमेंड करना चाहते हो तो एग्री होने चाहिए। यदि आपकी प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर्स, ओके बेटा, ऑल मेंबर्स। पब्लिक कंपनी है तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। स्पेशल रेजुलेशन के लिए आपको मोर देन 75% वोटिंग पावर की जरूरत होती है, आप जानते हो, ठीक है ना। ओके, मतलब कि आप वो स्पेशल एसआर पास करोगे। ऑर्डिनरी रेजुलेशन तो आराम से 50% से ज्यादा के, अगर आपके भाई क्या है वोट फेवर में है तो आपका ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास हो जाता है। बट स्पेशल रेजुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, 75% से ज्यादा क्या कराना पड़ेगा, वोटिंग पावर, या फिर कहें तो फेवर में होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, notice to the registrar of the entrenchment provision subsection 5 read with rule 10 of the company's incorporation rule 2014, ठीक है ना। notice to the register of the entrenchment provision, ठीक है ना। चलो, क्या क्या नोटिस देना पड़ेगा, किसको किसको देना पड़ेगा, द कंपनी शैल गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार। अगर आप क्या कर रहे हो भाई, किसी भी ऋण ऋण क्या कर रहे हो, रिट्रेंचमेंट प्रोविजन इंक्लूडेड इन आर्टिकल, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अल्ट्रेशन करते समय आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, ओके। चलो, इंक्लूडेड ए इन आर्टिकल। अब देखो ए और बी, इन द स्पाइस प्लस फॉर्म, एक फॉर्म है जिसका नाम है स्पाइस प्लस फॉर्म, INC 32 बोलते हैं, ठीक है ना। एलॉन्ग विद फीस प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रूल 2014 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब कह रहा है कि यदि आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इस केस में आपको स्पाइस प्लस फॉर्म और उसके साथ साथ फीस को आपको ROC के पास जमा करना होगा। यदि आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आप क्या कर रहे हो, अल्ट्रेशन कराना चाह रहे हो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, तो फॉर्म नंबर आता है MGT 14, ठीक है ना। MGT 14 फॉर्म आएगा, याद रखना। इस फॉर्म से आप विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रेंचमेंट ऑफ द आर्टिकल्स एलॉन्ग विद फीस प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रूल 2014 आपको ROC को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपकी न्यू कंपनी है तो आप जानते हो 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, ROC को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है ना। तो आपका स्पाइस प्लस फॉर्म फीस के साथ तो चला जाएगा, ये तो ठीक है। बट यदि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो MGT 14 विद इन कितने दिन, 30 days में फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रेंचमेंट ऑफ द आर्टिकल्स along with the fees as provided in the company's rule 2014। ओके बेटा, समझ में आया। चलो, समरी देखो, फिर देख लो, नोटिस ऑफ इंट्रेंचमेंट के लिए यदि आपका एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन है तो स्पाइस प्लस फॉर्म देना पड़ेगा, प्लस फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या देना पड़ेगा, यदि आफ्टर एग्जिस्टेंस आपकी कंपनी क्या है भाई, इनकॉर्पोरेट हो गई है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होने के बाद यदि आप क्या कर रहे हो, इंट्रेंचमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर MGT 14 है, विद इन 30 days में ROC को देना पड़ेगा। ओके बेटा, समझ में आया। इसमें भी 30 days, इसमें भी 30 days, फॉर्म अलग अलग है बस, ठीक है ना। मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल सबसेक्शन 6 to 8 कह रहा है, सबसेक्शन 6 प्रोवाइड दैट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी in respective forms specified in table FGHIJ in schedule 1 to the act as specified in figure, such forms are called model forms। क्या कहते हैं इसे,
मॉडल फॉर्म्स कहते हैं। कह रहा है सबसेक्शन 6 प्रोवाइड दैट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रेस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड, मतलब आपको फॉर्म स्पेसिफाइड किए गए हैं FGIH, मतलब कि ये सारे फॉर्म को आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऑल्ट्रेशन करना है, क्या कैसा, वो फॉर्म अलग अलग सेलेक्ट करना होगा। फर्दर सब सेक्शन 7 प्रोवाइड्स लीवी टू कंपनी इन अडॉप्टिंग ऑल आर एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन इन मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेशन टू सच कंपनी। अब फॉर्म क्या क्या होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, देखो बेटा, आपको अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल एफ फॉर्म फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आपकी कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो टेबल जी फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल एच। टेबल आई जब आपकी अनलिमिटेड कंपनी हो, हैविंग शेयर कैपिटल हो, तो टेबल आई। टेबल जे, ठीक है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है ना, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो आपको टेबल जे को फॉलो करना होगा। तो ये मॉडल्स फॉर्म ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है ना। एफ टेबल FGHIJ, ओके, मॉडल्स मॉडल फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। चलो, अब आगे क्या दे रखा है भाई, इलिस्ट्रेशन देख लेना ये। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है भाई। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है हमने ये बता दिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड प्रिस्क्राइब रूल्स 2014 टू मैटर स्पेसिफाइड इन मॉडल फॉर्म गिवन टू शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। जो अभी हमने नीचे बताया शेड्यूल 1, ये सारे सारे मैटर कंटेन किए जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ओके बेटा, तो अब आपको क्या करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, भाई हमने ये भी बताया कि इसे क्या करना, अल्टर करना डिफिकल्ट है, आप किस तरीके से अल्टर कर सकते हो, ठीक है ना, ये सारा सब कुछ भी बताएं। अगर आप अल्टर कर रहे हो तो कौन कौन एग्री होना चाहिए, किस केस में प्राइवेट कंपनी है तो सारे मेंबर, पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजुलेशन आपको पास करना होगा, ठीक है, ये सारा बताएं। उसके बाद हमने ये बताया कि आपको फॉर्म कौन कौन से अप्लाई होंगे, यदि आपकी क्या क्या है, कंपनी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन है तो स्पाइस प्लस फॉर्म विद फीस, एंड यदि आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो फॉर्म MGT 14 एंड विद इन 30 डेज, ओके, फीस साथ में देना पड़ेगा। मॉडल फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स हमने बता दिया है, FGHIJ है, इसमें कब कौन आएगा, ये सारा सब कुछ हो गया। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है कंप्लीट अच्छे से, भाई क्या करना होगा, रिवीजन करना पड़ेगा और साथ में आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। ओके, चलो, आप रिवीजन लेक्चर से भी कर सकते हो, माय यूट्यूब चैनल IMCA सोनू मौर्य, ठीक है, तो इससे कर सकते हो। आगे अब देखो आपका क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, ये क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, समझो, बोथ द डॉक्ट्रिन्स कैरी द काउंटर इफेक्ट टू ईच अदर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस put on an outsider to be aware what is stated in MOA and AOA, whereas doctrine of indoor management protect outsider from internal regulatories। बात को समझो, देखो, जो आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब मान लेंगे हम कि आप हमारी कंपनी से डीलिंग करने आ रहे हो, तो आप MOA पढ़ के आए होगे प्रॉपर तरीके से, AOA पढ़े होगे, और क्या किए होगे, पढ़ने के साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी किए होगे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्ट मतलब मान लेते हैं हम,
कि हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, हमारे कंपनी से कोई भी डील करने आएगा तो उसे एमओए के बारे में, एओए के बारे में पता होगा, ठीक है ना। तो मेन आप ये जो एमओए है ये आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट टू कंपनी, ठीक है। मतलब कि जो आपकी कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? भाई आपके कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। किससे? आउटसाइडर से, जो कंपनी से डील करने आएगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपकी बात करें कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है ना, ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो आपका आगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है बेटा? ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को, ठीक है ना। आउटसाइडर कौन हो सकता है भाई? आपका क्लाइंट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके आउटसाइडर होंगे, ठीक है ना। उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका, बताओ, इंडोर मैनेजमेंट। चलो, तो बोथ द डॉक्ट्रिन कैरीज काउंटर इफेक्ट टू ईच अदर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पुट ओनस ऑन आउटसाइडर टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन एमओए एंड एओए। However, doctrine of indoor management protects such outsider from internal regulatories. ओके बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हमने बता दिया है, एक बार स्टडी मटेरियल से रीड करा देते हैं। देखो यही है लिखा है, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एसेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऑल दोज हु आर डीलिंग विद द कंपनी डीम्ड, डीम्ड मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट का मतलब ही होता है डीम्ड, मान लेना। टू बी अवेयर मतलब टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इट्स एमओए एओए इन इट्स ट्रू, क्या है, प्रस्पेक्टिव। मतलब कि आप को, भाई एमओए एओए को क्या होना चाहिए? आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप हमारी कंपनी से डीलिंग करने आ रहे हो, अगर आप नहीं पढ़ के आते हो तो इसका कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हो कि हमने आपका एमओए एओए नहीं पढ़ा है। ओके, मतलब कि कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये बाद में बोल दो कि हमें आपके बारे में ये नहीं पता था कि आपकी कंपनी का ये मैनेजर कौन है, ठीक है ना। अब हमने आप कैश दे दिया है, भाई अब आपको पता होना चाहिए कि भाई किसको कैश पे करना है। अगर आप परचेज करने गए हो माल या कुछ भी करने गए हो, तो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट पब्लिक हैं। अगर आप कंपनी, किसी भी कंपनी से डील करने जाते हो तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन द ट्रू प्रोस्पेक्टिव बिकॉज बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक। ये देखो, ये क्यों ऐसा क्यों है कि इसे मान लिया गया है कि आप इसको पढ़ करके आओगे अगर कंपनी से डील करने आओगे? क्योंकि ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। समझ में आया? चलो, ये आप पढ़ सकते हो भाई। आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, कितनी फीस देनी पड़ेगी, ये सारा सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, बट इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, आगे क्या है? enunciation of doctrine of constructive notice. Doctrine of constructive notice is based on the rule laid down in Ernest Nichols. It was held for the first time that any person who is dealing with the company is deemed. मतलब एक क्या है भाई, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अर्नेस्ट वर्सेस निकोल्स के ऊपर क्या है, बेस्ड है। ओके, चलो भाई, इसे इसीलिए क्या मान लिया जाता है? डीम टू, कि भाई आप रीड करके आओगे। इट वॉज हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम दैट एनी पर्सन हु डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड। मतलब ये पर्सन जब कंपनी से डील करने गया था तो वो डीम्ड करके गया था, मतलब ये मान लिया था कि भाई जो भी कंपनी से अगर क्या करने जाएगा,
भाई डीलिंग करने जाएगा तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रीड करके जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या है, टू बी फैमिलियर विद द कंटेंट्स ऑफ ऑल द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी द मेमोरेंडम एंड इन आर्टिकल्स, मतलब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ यूरी कंपनी आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इन अ पब्लिक ऑफिस, hence the memorandum and the articles of association become public documents। ओके बेटा, क्या कह रहा है, यूरी कंपनी आर रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, चलो, it is therefore the duty of a person dealing with a company to inspect its public document and make sure that his contract is conformity with their provisions। ओके बेटा, क्या कह रहा है, ड्यूटी ऑफ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप अगर कंपनी से डील करने जा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से इंस्पेक्ट करें, देखें, पढ़ें, समझें। ओके, अगर आप पढ़ लेते हो समझते नहीं हो तब भी दिक्कत है, क्योंकि आपको अगर वहां पे इसकी डिफिनीशन मिलेगी तो अच्छे से ये लिखा होगा कि आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद समझना है, फिर कंपनी से डीलिंग करनी है। ओके, समझ में आया होगा, चलो। तो रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रार इन अ पब्लिक ऑफिस, हेंस द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। इट इज देयरफॉर और the duty of a person dealing with the company to inspect the public document and make sure that this content is conformity with their provisions। ओके बेटा, समझ में आया, एज ऑब्जर्व्ड बाय लॉर्ड Hartley, whether a person actually reads them or not, he is to be the same position as if he had read them। Okay, चलो, इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का इफेक्ट क्या है देख लो। अब भाई, यूरी पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड, जो कंपनी से डील करने आएगा, कंपनी ये प्रिज्यूम कर लेगी, मान लेगी कि आपको पता है, नो द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरस्टूड देम इन दियर ट्रू पर्सपेक्टिव। ओके बेटा, समझ में आया, यूरी पर्सन डीलिंग विद कंपनी shall be presumed to know the content of the documents and understood, देखो ये लिखा भी है, और वो समझे भी, देन इन दियर ट्रू पर्सपेक्टिव, मतलब कि ये ट्रू पर्सपेक्टिव के लिए ऑप्शंस ऑफ नोटिस ऑफ एमओए एओए कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू क्लेम रिलीफ फॉर आउटसाइडर्स, मतलब कि ऑप्शंस ऑफ नोटिस ऑफ एमओए एओए का आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, और एक्सक्यूज दे करके कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके बेटा, even if the party dealing with the company does not have actual notice of the contents of these documents, it is presumed that he has implied, ये देखो, constructive notice of the them। देखा, समझ में आया बेटा, जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस के रूप में काम करता है, मतलब कि नाम ही है क्या भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि इसे कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा भाई, क्या किया जाएगा कि आप कंपनी से डील करने आए हो तो आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड किए होगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, एमओए एओए, even if the party dealing with the company does not have actual notice of the content of those documents, it is presumed that he has an employed notice of them। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा, चलो अब आगे एग्जाम्पल ये वाला होमवर्क में पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। क्रिटिसाइज्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये क्रिटिसाइज्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या लिखा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एन अनरियल डॉक्ट्रिन। ये क्या है, अनरियल डॉक्ट्रिन है। पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर्स एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, मतलब पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर्स एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स। ओके बेटा, चलो, since it does not take notice of the
realities of business life, hence caused environment for business transaction. Okay बेटा, मतलब doctrine of constructive notice is unreal doctrine. People know a company through its officer and not through its documents, since it does not take notice of the realities of business life, hence caused inconvenience for business transactions. ठीक है ना, इलिस्ट्रेशन पढ़ लेना, समझ आ जाएगा क्यों क्रिटिसाइज में कर रहा है ये। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट, अब हम आगे के रूल को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो हमने पढ़ा दिया क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया आपका कंप्लीट। उसके पहले हम सेक्शन 5 पढ़ा दिए हैं। ठीक है, सेक्शन 5 आपका हो गया जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 5। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो अब आपको हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ाया, लास्ट में कल सेशन में आपको क्या पढ़ाएंगे, इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है ना, इंडोर मैनेजमेंट। चलो, तो आई होप आप सबको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो सेशन को।